हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही है। बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स में समतल में गति नामक चैप्टर आपका चल रहा था, जिसमें आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक निकालिए। क्या बच्चों क्वेश्चन कैसा आएगा? अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक निकालिए। सबसे पहले अभिकेंद्रीय त्वरण थोड़ा सा आप लोग परिभाषा देखें। जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है, एक समान वृत्तीय गति मतलब एक निश्चित वृत्तीय पथ पर गति कर रहा होता है, और एक समान वृत्तीय गति मतलब समान समय अंतराल पर समान दूरी तय कर रहा होता है। ठीक है, तो कण की गति में केंद्र की ओर एक त्वरण उत्पन्न होता है, अंदर की ओर केंद्र की ओर एक त्वरण उत्पन्न होता है। इसको हम अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि अभिकेंद्रीय बल होता है, उसी प्रकार से अभिकेंद्रीय त्वरण होता है। जब आप अगले चैप्टर पे जाओगे, मतलब आपके अगले चैप्टर में गति का नियम है, इसके बाद आप पढ़ोगे, तब वहां पर अभिकेंद्रीय त्वरण के लिए ये जो फार्मूला है वो काम में आता है। अभिकेंद्रीय बल वहां पर आप अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो उसके केंद्र की ओर एक क्या लगता है बच्चों? एक त्वरण उत्पन्न होता है। उस त्वरण को अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हो, ये हमारा एक समान वृत्तीय गति है, केंद्र O है, त्रिज्या R है, इस पर एक कण वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है। उसका कोणीय वेग क्या होता है बच्चों? ओमेगा। यदि कोणीय विस्थापन की बात करें तो डेल थीटा। यदि कोण की बात करें, कितना कोण परिवर्तन? तो थीटा। तो आप थीटा भी दे सकते हैं, डेल थीटा दे सकते हैं। कोणीय वेग की बात आती है बच्चों तो ओमेगा कर सकते हैं। जैसे मान के चलता हूं कि प्रारंभिक स्थिति पर P पर कोई कण था जिसका वेग कुछ ना कुछ रहा होगा, वो वेग v1 है। इसका स्पर्श रेखा देखो, मैं यदि आपके वृत्तीय पथ पर कहीं भी स्पर्श रेखा खींचूं तो वो उसके वेग के दिशा को बताता है। वैसे जब कोई कण वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो हर एक बिंदु पर उसके वेग की दिशा बदलती है, मतलब दिशा ही उसकी बदलती रहती है। हर एक बिंदु पर उसका डायरेक्शन अलग हो जाता है, इसलिए हर बिंदु पर वेग में परिवर्तन हो जाता है। किसी भी बिंदु पर, जैसे कोई कण P पर था प्रारंभिक स्थिति में जिसका वेग v1 था, t समय पश्चात वो कण कहां पर पहुंच गया बच्चों? Q पर। तो कहीं ना कहीं इसके वेग में परिवर्तन हो गया। तो यहां पर v1 था, यहां पर v2 हो गया। ये चीज हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर उसकी वेग की जो वैल्यू है वो अलग अलग हो सकती है। यहां पर हमने मान के चला है कि माना किसी कण का प्रारंभिक वेग v1 है, जब कहां पे था? P पर था। और यदि t समय के बाद देखें तो उसका वेग कितना हो जाता है? v2। यहां पर आप बिंदु Q ले सकते हैं। और इस बीच इसमें कोणीय विस्थापन कितना होता है? डेल थीटा। अच्छा, यदि v1 को आगे बढ़ा दें और v2 को आगे बढ़ा दें तो यहां पे जो कोण बनेगा ना बच्चों, ये जो डेल थीटा है ये डेल थीटा के बराबर ही आएगा। किसी भी दो वेग की स्पर्श रेखाओं के बीच जो कोण है वो केंद्र पर अंतरित कोण के बराबर होगा। तो मैं जब बात करूंगा कोण की, बात करूंगा चाप बटे त्रिज्या, तो चाप आप इसको ले सकते हैं, ये चाप है और त्रिज्या ये है। जब इसके लिए बात करूंगा तो फिर यहाँ पर एक और चाप बनाऊंगा। लेकिन आगे भी फिलहाल इतना क्लियर है, समझ में आ गया कि भाई कि अभिकेंद्रीय त्वरण है क्या? कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करता है तो कण के केंद्र की ओर एक त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर व्यंजक निकालना है, तो व्यंजक के लिए थोड़ा सा माना लिखना पड़ेगा। माना कोई कण r त्रिज्या तथा O केंद्र के एक वृत्तीय मार्ग पर कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। वो यदि समयांतराल की बात करूं कि प्रारंभिक स्थिति पर कहां पर था? P पर था। t समय पश्चात वो कहां पर पहुंच जाता है? Q तक पहुंच जाता है। P पर उसका वेग v1 है और जब t समय पश्चात उसका वेग v2 हो जाता है। इतना क्लियर है बच्चों? बहुत ही कम समय में इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे, लंबा चौड़ा खींचने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने कहा बच्चों कि मेरे पास एक वेग है, एक वेग मान लीजिए v1 है। मान लो इसका डायरेक्शन ये वेग v1 है, इसकी बात कर रहा हूं। ये वेग v1 को रिप्रेजेंट करता है और इसी के लंबवत मान लीजिए कितना कोण बनाते, लंबवत तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन यहां पर डेल थीटा कोण बनाते हुए एक हमारा वेग दूसरा है, वो v2 है। ठीक है, इसके बीच कोण जैसे डेल थीटा माना है तो यहां पर भी आपका डेल थीटा हो जाएगा। अब इसको यदि मैं मिला दूं बच्चों, इसको यदि मैं मिला दूं ऐसा कुछ करके, तो यहां पर जो वेग में विस्थापन हो जाएगा वो डेल v के बराबर हो जाएगा। तो यदि मैं यहाँ पे कोण बराबर लेकर चलूंगा तो चाप बटे त्रिज्या, वेग के लिए लेकर चलूंगा तो चाप बटे त्रिज्या लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे कहानी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम एक बिंदु ले लेते हैं भाई साहब, यहाँ पर हम ले लेते हैं बिंदु, यहाँ पर A ले लेते हैं, यहाँ पर B ले लेते हैं, यहाँ पर C ले लेते हैं। थोड़ा सा माना तो मान रहे हैं, पूरा माना ही तो मान रहे हैं। तो माना हमने ये माना है कि माना जो हमारा AB है, जो AB है
ये ए बी है बच्चों, ये वेक्टर है v1 के बराबर, ठीक है। और बच्चों हमने कहा ए सी, ये जो बेग है ना, बेग को आगे की ओर बढ़ाने पर ये हमें प्राप्त होगा, ठीक। और यदि मैं कह दूं ए सी, डायरेक्शन हो जाएगा आपका v2 वा, ठीक है। वह यहाँ पर बी से सी की ओर, इधर से इधर डायरेक्शन करूं, बी से सी, तो आपका डेल भी हो जाएगा। तो यहां पर आपसे कोण बी ए सी की, यदि मैं आपसे बोल दूं बी ए सी, तो कोण बी ए सी बराबर कितना हो जाएगा, डेल थीटा हो जाएगा। डेल थीटा जितना मैंने यहां पर माना, यदि थीटा मानकर चलता तो थीटा ही लिखना पड़ता, फिर इधर उधर छेड़खानी नहीं करनी पड़ती। अब त्रिभुज एबीसी में कोण बराबर क्या होता है बताओ? कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। देखना बच्चों, इसकी मैं बात कर रहा हूं, तो आपका चाप हो जाएगा डेल भी, और त्रिज्या चाहे आप v1 ले लो चाहे v2 ले लो, v1 ले लेता हूं मैं, ठीक है। कोण हमने क्या माना है, डेल थीटा, क्या माना है, डेल थीटा। डेल भी का परिमाण, ये डेल भी आ जाएगा, वेक्टर हट जाएगा, और इसका परिमाण भी आ जाएगा। यहां पर लिख सकता हूं, क्योंकि इसका परिमाण डेल भी के बराबर, वह भी का परिमाण चाहे v1 का परिमाण भी के बराबर है। कोण बराबर भी चाप बटे त्रिज्या, मैंने इस डायग्राम के मदद से ऐसा किया है। अब कोणीय वेग का क्या होता है फार्मूला बच्चों? कोणीय वेग क्या कहता है? कोणीय वेग ओमेगा कहता है कोणीय विस्थापन, यहां पर कोणीय वेग की कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। तो यदि यहां पर मैं डेल थीटा बराबर यदि निकालूं, तो इसका आप इधर पक्षांतर करोगे तो कितना आ जाएगा, ओमेगा डेल टी। इसको आप एक समीकरण दे सकते हो बच्चों, और इसको आप दूसरा समीकरण दे सकते हो। फिर यहां पर समीकरण 1 और 2 में यहां भी डेल थीटा, यहां भी डेल थीटा, कुछ मिलता जुलता हुआ नजर आ रहा है, तो आप लोग लिखोगे समीकरण 1 व 2 से। देखो बच्चों, यहां भी डेल थीटा, यहां भी डेल थीटा, तो कितना वैल्यू दे देगा, डेल भी अपान भी इक्वल आ जाएगा ओमेगा इंटू डेल टी। ठीक है, यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया। अब हमें यदि त्वरण चाहिए तो वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। तो यहां से मैं एक फार्मूला जनरेट कर सकता हूं, वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण। तो जैसे मेरे पास डेल भी है, ऑलरेडी है डेल भी अपान भी, तो डेल टी को इधर ले आऊं, तो डेल भी अपान डेल टी बराबर भी को इधर ले जाऊं तो ओमेगा भी हो जाएगा। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब चूंकि मैं आपसे कह दूं कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है बच्चों, त्वरण, यानी ए। ठीक है, क्या कहलाता है, त्वरण, है ना। अर्थात डेल भी अपान डेल टी जो है एक त्वरण के बराबर है। इसलिए यहां पे वैल्यू रख दूं समीकरण 3 से, तो आपका ए बराबर ओमेगा आर। ये आपके लिए एक फार्मूला निकल कर आ चुका है। अभिकेंद्री त्वरण का मान आ चुका है, अभी और थोड़ा सा हम देखेंगे, लेकिन यहां तक अभिकेंद्री त्वरण का मान आ चुका है बच्चों। यहां पर ओमेगा यार कहां से आ गया, ओमेगा भी होगा ना, ये भी है ना बच्चों, तो इसको आप भी बना लो। ठीक है, ये आपका हो गया ओमेगा भी, ये ओमेगा भी है ना, भी है तो ओमेगा भी। ठीक, अब चूंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा भी बराबर ओमेगा आर, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। तो यदि मैं यहां पे रख दूंगा, इसलिए समीकरण 4 से ए बराबर, भाई भी बराबर ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा इंटू ओमेगा आर बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, मतलब ए बराबर ओमेगा स्क्वायर आर। हाँ, ये भी एक आपके पास त्वरण का ही व्यंजक आ चुका है, त्वरण ही है एक प्रकार से, त्वरण के ही सूत्र हैं। यदि रखा जाए ओमेगा बराबर भी बटा आर, यदि इसको ऐसा रख दें तो भी स्क्वायर बटा, यहां से भैया आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर से आर कट जाएगा, भी स्क्वायर बटा आर, मतलब ए बराबर
भी स्क्वायर बटा आर, ये भी आपका एक त्वरण ही है, ये भी आपका एक त्वरण ही है। तो अभी केंद्रीय त्वरण आएगा तो इतना यदि आप कर दोगे तो नंबर बराबर मिल जाएगा, इसके आगे करने की जरूरत ही नहीं है भाई। ये भी आपका एक त्वरण है, ए बराबर ओमेगा भी, ए बराबर ओमेगा स्क्वायर आर, ए बराबर भी स्क्वायर अपान आर, तो ये भी आपका एक क्या है, त्वरण है। इसके आगे भी यदि आप ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू बराबर ओमेगा, तो यहां पे यदि मैं वैल्यू रख दूं समीकरण 5 से, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई न्यू स्क्वायर आर, मतलब 2 दूना 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर, ये भी आपका एक त्वरण ही है। तो समीकरण आपका 4, समीकरण 4, 5, 6 व 7 अभिकेंद्री त्वरण को प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से अभिकेंद्री त्वरण का थ्योरम कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग तैयार कर लेंगे। प्लीज अभी के अभी इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन पे हमारे शिव कोचिंग क्लासेस का ऐप आ चुका है, डाउनलोड जरूर कर लें। और बच्चों आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि यदि इसका प्रॉपर तैयारी करना है तो एक बढ़िया बेहतर नोट्स की जरूरत होती है, और नोट्स का चार्ज ओनली 100 रुपये रहता है, जिससे आप प्रॉपर रूप से विधिवत तैयारी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685292991 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।